नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो राजधानी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एमसीडी में अपने हार की डर से बीजेपी इतनी बुरी तरह से घबरा चुकी है कि उसने पहले चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर एमसीडी चुनाव को टलवाने की साजिश रची और अब बीजेपी के इस साजिश को छुपाने के लिए बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री बेतुके बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी में अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से इतनी बौखलाहट है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को एक बेहद बेतुका और बचकाना बयान देते हुए कहा कि बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम के चुनाव इसलिए रुकवाए हैं क्योंकि दिल्ली सरकार एमसीडी को पैसे नहीं देती। स्मृति ईरानी के इस झूठे और बेतुके बयान का खंडन करते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने समय समय पर एमसीडी को उसका बजट दिया, लेकिन दिल्ली एमसीडी को बीजेपी ने अपने भ्रष्टाचार से खोखला बना दिया। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी आकर देखें कि कैसे बीजेपी शासित एमसीडी ने दिल्ली को कूड़े के ढेर सा बना दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता देश के सामने आए और बताएं कि चुनाव आयोग अधिकारियों को एमसीडी चुनाव टालने के लिए सीबीआई ईडी की धमकी दी या किसी पद का लालच दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने दिल्ली नगर निगम के चुनाव रुकवाए जाने को लेकर कुछ जस्टिफिकेशन दिए हैं। उन्होंने बहाने लिए हैं कि दिल्ली सरकार नगर निगम को पैसा नहीं देती इसलिए नगर निगम के चुनाव रुकवा दिए। ये तो मजाक है। मतलब दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती इसलिए आप नगर निगम का चुनाव, पहली बात तो ये झूठ है। सरकार तो पूरा पैसा देती है। नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार कर रखा है बीजेपी ने जिसकी वजह से नगर निगम के पास पैसा नहीं है। ये स्वीकार करना पड़ेगा आपको। दूसरी बात, ये बचकाना बहाना है कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती इसलिए हम नगर निगम के चुनाव रुकवा दे रहे हैं। ये क्या मजाक है। मैं केंद्रीय मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी से 3 चीजें कहना चाहता हूं। उन्होंने जस्टिफाई किया है कि चुनाव रुकवा के बीजेपी ने सही किया है, एमसीडी का चुनाव रुकवा के बीजेपी ने सही किया है। पहली बात तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैडम, ये कांग्रेसियों की तरह रोना बंद करो। जब देखो हाय रे, मर गए रे, पिट गए रे, सरकार ने पैसा नहीं दिया रे, ये तो कांग्रेसियों की आदत है। आप कांग्रेसियों की तरह रोने लगे। कांग्रेसियों की तरह रोना बंद करो और हिम्मत से नगर निगम चलाओ जितने दिन आपके पास में बचे हैं। काम आपकी सरकार ने कुछ किया नहीं। 15 साल आपको बीजेपी को मौका देके देखा, दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को, वहां काम आपसे किया नहीं। और जब 15 साल बाद जनता आपको हटाने का मन बना चुकी है और अरविंद केजरीवाल जी को एमसीडी में देखना चाहती है, एमसीडी में भी केजरीवाल का नारा लगा रही है, तो फिर आप हाय रे, मर गए रे, केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए रे, दिल्ली सरकार ने पैसे नहीं दिए रे, पैसे नहीं मिले रे, पैसे नहीं मिले रे, तनख्वाह नहीं मिली रही। अरे आपका लोगों ने भ्रष्टाचार इतना कर रखा है, पैसे कहां से आएंगे? आपके पास पैसे बचेंगे कहां से? तो पहली बात तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेसियों की तरह रोना बंद कीजिए मैडम। दूसरी बात, मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप दिल्ली की रहने वाली हैं, दिल्ली में ही रहती हैं, आप जरा दिल्ली में घूम लीजिए। आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम ने पूरी दिल्ली को कितना गंदा करके रखा हुआ है। हर गली कूचे को कितना गंदगी फैला के रखा हुआ है, कितना कूड़ा फैला के रखा हुआ है आपके नगर निगम ने। भ्रष्टाचार कितना फैला के रखा हुआ है और कितना कूड़ा फैला के रखा हुआ है। अगर हिम्मत है तो चुनाव का सामना करके दिखाओ। दिल्ली की जनता इस बार आपको 10 सीट भी दे दे तो बहुत बड़ी चीज है। आपको भी इस बात का पता है कि इस बार दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम में 10 सीट भी नहीं देने वाली है, इसीलिए आप चुनाव से भाग रहे हो। तो दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, चुनाव से भागो मत। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ। ये चुनाव आयोग को धमका के, चुनाव आयोग को ऊपर दबाव बना के आपने जो चुनाव टालने की कोशिश की है, उसको रुकवाया है, ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी के पास सबसे बड़ी ताकत चुनाव होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी में जीतने का दम है, अगर आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की पसंद है, तो फिर चुनाव से भाग क्यों रहे हैं? डर के क्यों भाग रहे हैं? चुनाव से लड़िए ना। चुनाव होने दीजिए तय समय सीमा पे। चुनाव आयोग को धमका के आपने चुनाव रुकवा दिया और फिर कह रहे हैं हम तो जीते हुए लोग हैं।
तो इस तरीके से बात कर ली जाए तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी एमसीडी चुनाव को लेकर आमने सामने और लगातार आरोप लगाते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आप देख रहे थे और स्मृति ईरानी को लेकर लगातार वो तंज कसते हुए नजर आते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी और अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है और मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम दिल्ली के उन्होंने तमाम आरोप स्मृति ईरानी पर जड़ दिए हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जो बात करें, जिस तरीके से दिल्ली नगर निगम के चुनावों को लगभग 2 महीने के लिए टाल दिया गया, ये वाकई में सच्चाई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट किया था कि केंद्र सरकार के द्वारा एक उनको पत्र दिया गया है जिसके अंदर चुनावों को 2 महीने के लिए टालने के लिए बात कही गई थी। और पत्रकारों के सवाल थे तो उससे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बिल्कुल बचता हुआ नजर आया था और कहीं ना कहीं चुनाव की डेट जो है वो कहीं ना कहीं आगे के लिए घोषित कर दी। मगर यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने कल प्रेस वार्ता के अंदर बिल्कुल स्पष्ट किया कि दिल्ली की सरकार ने नगर निगम को पैसे नहीं दिए, इसकी वजह से दिल्ली केंद्र सरकार ने जो है चुनावों को टलवाया है, यानी चुनाव आयोग से बोलकर। तो कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि चुनाव आयोग के ऊपर जो दबाव था वो बिल्कुल दिखाई दिया। और यहाँ पर जिस तरीके से मनोज सिसोदिया ने कहा कि चुनाव आयोग के ऊपर डरा धमका के या फिर सीट का लालच देकर कहीं ना कहीं चुनावों को टलवाने की कोशिश की गई है। अगर सच्चाई है कि भाजपा को चुना जाएगा, भाजपा को जनता समझती है और आगे पसंद भी करती है, तो कहीं ना कहीं चुनावों को बिल्कुल होने दिया जाए। मगर यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से आरोप लगाया गया स्मृति ईरानी के द्वारा कि दिल्ली नगर निगम को पैसे नहीं दिए गए हैं और एमसीडी जो है यानी नगर निगम जो है वो कहीं ना कहीं खोखली हो चुकी है, इसमें सच्चाई है कि वाकई में ही नगर निगम जो है वो खोखली हो चुकी है। क्योंकि जो भाजपा के अभी तक 15 साल तक जो नेता बैठे हुए थे, उन्होंने उनका कार्य था कि दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को या फिर कहीं और लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है तो उनको सैलरी मुहैया कराए। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने बार बार फंड दिए हैं, मगर दिल्ली सरकार बार बार कह रही है कि हमने फंड दिए हैं, हर तरीके से हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक कर लीजिए। स्मृति ईरानी को यह कहा गया कि स्मृति ईरानी के दिल्ली के अंदर आकर घूम कर देखे कि एमसीडी के अंदर वाकई में सच्चाई कितनी है। अगर आपको लगता है कि भाजपा बिल्कुल जनता की पसंद है तो फिर चुनाव होने से रोका क्यों जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल आरोप लगाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से कहा गया कि 10 सीट भी भाजपा को नहीं मिलेगी, तो उसमें कहीं ना कहीं यही सच्चाई लगती है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा जो है वो लास्ट मोमेंट पर अब काम करती हुई नजर आ रही है, जनता के लिए सुविधाएं दी जा रही है, सफाई की जा रही है लगातार। और यहाँ तक कि जो कूड़े की गाड़ियां हैं, जो घर घर से गाड़ियां कूड़ा उठाती हैं, वो गाड़ियां जो है वो नई गाड़ियां जो है वो अब लगाई जा रही है। यानी कि लगभग 2 महीने का समय रह चुका है और अब गाड़ियां लगाई गई हैं। तो यानी कि पूरे 15 साल क्या किया गया था, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा को लगता है कि हार होने वाली है उनकी, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने और निगम के चुनाव को लेकर लगातार जिस तरीके से बात चल रही थी, उसी पर हम आपसे तमाम अपडेट्स और जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी दिल्ली में एक बार फिर से आमने सामने और सीधे रुक लेते हैं, हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं दिल्ली से। राजीव, जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है और बीजेपी यहाँ पर प्रदर्शन बीजेपी का निराशाजनक रहा है, तो कहीं शायद यही वजह है कि ठीक चुनाव के बाद ये निर्णय लिया गया केंद्र सरकार के द्वारा कि निगम के जो चुनाव है वो टाले जाएं, तो कहीं ये बीजेपी की बौखलाहट तो नहीं है पंजाब में चुनाव को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से 92 सीटों पर जीत दर्ज की गई है आम आदमी पार्टी के द्वारा।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा जो है वो पंजाब के अंदर भी अपना प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही थी, मगर वहां पर भी कहीं ना कहीं करारी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी पंजाब के अंदर, उसको भी करारी हार का सामना करना पड़ा। और यहाँ तक कि 92 जो सीटें हैं वो हम्म। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को मिली है। यानी कि आम आदमी पार्टी का वजूद जरूर बढ़ा है, मगर जिस तरीके से भाजपा के द्वारा, यानी कि कल स्मृति ईरानी के द्वारा कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसके अंदर कहा गया कि दिल्ली के जो चुनाव हैं वो बिल्कुल टाले गए हैं केंद्र सरकार के इशारे पर, और यहाँ तक कि इसलिए टाले गए हैं कि दिल्ली सरकार ने उनको फंड नहीं दिया। हम्म। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं अपनी जीत को, यानी जो पंजाब के अंदर जीत हुई है उसको कहीं ना कहीं दिल्ली के नगर निगम के चुनाव के अंदर बदलना चाहती है। और बिल्कुल उनकी तरफ से कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव के अंदर बिल्कुल आम आदमी पार्टी आने वाली है, और भाजपा कहीं ना कहीं हार की वजह से कांग्रेस की तरह रोना शुरू कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो उसका ठीकरा है आम आदमी पार्टी के ऊपर फोड़ा जा रहा है, यानी दिल्ली सरकार के ऊपर फोड़ा जाए कि दिल्ली सरकार ने निगम के पैसा नहीं दिया गया है। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया जा रहा है कि उन्होंने समय समय पर हर तरीके से एमसीडी को पैसा दिया, मगर एमसीडी के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने अभी तक एमसीडी का पैसा, यानी कि जनता का जो कर्मचारियों का पैसा होना चाहिए था, सैलरी होनी चाहिए थी, वो नहीं दी गई है। और इसी को लेकर बिल्कुल स्पष्टता कर दी जाए कि जो भाजपा के जो पूर्व मेयर रहे जयप्रकाश जी, जिनके वार्ड के अंदर कहीं ना कहीं सदर बाजार का उनका वार्ड है, उनको उन्होंने भी 5 साल अपना शासन किया है, 5 मेयर भी रहे 1 साल। और यहाँ तक कि जो अब बिल्कुल समय खत्म होने वाला है, तो अब कूड़े की 2 गाड़ियां उनके वार्ड के अंदर लगाई गई हैं। तो यही चीज अगर वो पहले करते तो कहीं ना कहीं उनकी जो जनता थी कहीं ना कहीं उनके लिए वोट के माध्यम बन पाती थी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लास्ट मूवमेंट पर कहीं ना कहीं भाजपा के जो बड़े नेता है शिलान्यास कर रहे हैं, गलियों का नाम चेंज कर रहे हैं, रोडों का नाम चेंज कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जनता वोट नहीं दे पाएगी, क्योंकि नाम चेंज करने से जनता को कहीं ना कहीं कोई सुविधा नहीं नजर आती है। जी लेकिन राजीव, जिस तरीके से अगर देखने वाली बात है कि कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और लगातार वो केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी डरी हुई है और तमाम चीजें उन्होंने सामने रखी थी। तो क्या उसको लेकर इसको किस नजरिए से देखा जाए? क्या आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से निगम के चुनाव को लेकर तैयार है, तो वहीं बीजेपी ने अभी इसको लेकर कोई भी सवाल नहीं किया है, ना ही इसको लेकर कोई भी तैयारी अपनी शुरू की है? राजीव, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, जिस तरीके से केंद्र सरकार यानी भाजपा के ऊपर कमेंट कसते हुए नजर आए, और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि भ्रष्टाचार जो है वो भाजपा के द्वारा किए जा रहे हैं। और एमसीडी के जो चुनाव के लिए बात की जाए तो एमसीडी के चुनाव जो टालने की कोशिश की जा रही है वो भाजपा के द्वारा जरूर की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें एमसीडी को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी है वो पूरी तरीके से अपने आप को मजबूत दावेदार मानती हुई चली जा रही है। और यहाँ तक कि जो उनके उम्मीदवार हैं वो भी कहीं ना कहीं एमसीडी के अंदर दावा कर रहे हैं कि एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी आएगी। मगर भाजपा को कहीं ना कहीं इसका डर जरूर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा की तरफ से अभी तक दावेदार जो है वो सिर्फ गिने चुने हैं, और लगातार कहीं ना कहीं भाजपा को भी पता है कि जिस तरीके से निगम के अंदर वो 15 साल रहे हैं, कार्य नहीं किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हार का डर जरूर लगता है। मगर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी जीत को कहीं ना कहीं इस तौर पर देखती हुई नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो निगम के अंदर भी आएगी। तो यहीं ना कहीं पहले से ही जीत दर्ज कर दी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। मगर जिस तरीके से निगम के चुनाव को टाला गया 2 महीने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कहीं ना कहीं भाजपा को यही लगता है कि भाजपा जो है वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है। मगर भाजपा ने अगर काम किया है, भाजपा ने जनता के लिए अच्छे काम किए हैं, चाहे वो सफाई पे हो या फिर टीचरों की सैलरी को लेकर हो। मगर बात करें जिस तरीके से अभी तक सफाई कर्मचारी जो है वो निगमों के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से भाजपा को कोशिश करनी चाहिए थी उन सफाई कर्मचारियों के लिए जिनकी समय पे सैलरी नहीं मिल पाई। पैसे का जो रोना रोया गया है, यानी कि स्मृति ईरानी के द्वारा क्या दिल्ली सरकार ने पैसे नहीं दिए, मगर दिल्ली सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स है या फिर उनसे बातचीत करके ही समाधान निकालना चाहिए था। जी बिल्कुल राजीव, तो हम जानकारी के लिए साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो जिस तरीके से बात की जाए तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और दिल्ली में बीजेपी आमने सामने, और इस बार जो आमने सामने की वजह है वो निगम के चुनाव हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने चुनाव को टाल दिया है और हार से अपनी डर कर ये चुनाव टाले गए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए एनबी न्यूज।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते खबरों की, जहां पर पंजाब में बम्पर जीत के बाद आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान 16 मार्च को बुधवार को अपनी शपथ लेंगे। उन्होंने कहा कि 16 मार्च को इतिहास रचा जाएगा। आज आम आदमी पार्टी के विधायक दल की मीटिंग थी, जिसमें भगवंत मान को विधायक दल का नेता चुना गया। भगवंत मान का शपथ से पहले बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सीएम के अलावा 17 मंत्री होंगे, बाकी 75 नाराज ना हो, सभी मंत्री होंगे। लोगों में जाकर लोगों के लिए काम करेंगे। आम आदमी पार्टी सरकार पहले दिन से अपना कार्य करेगी। स्कूल, अस्पताल, बिजली, स्टडी पर जोर दिया जाएगा। कोई पर्चा कल्चर नहीं होगा। भगवंत मान ने कहा कि कोई मंत्री चंडीगढ़ में रहकर काम नहीं करेगा, बल्कि अपने निर्वाचन क्षेत्र, गांव, शहरों में रहकर काम करेंगे। लोगों को अपने कामों के लिए चंडीगढ़ के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उन्होंने कहा कि लोगों ने उन्हें बहुत सारा सम्मान दिया है। पार्टी के लिए बहुत सारी चुनौती हैं। लोगों के लिए पहले दिन से ही काम शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि कल शनिवार को भगवंत मान राज्यपाल से 9:30 बजे मीटिंग करेंगे। और बता दें कि भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह नवाशहर जिले के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में होगा। और 13 मार्च को अमृतसर में केजरीवाल की मौजूदगी में बड़ा रोड शो निकाला जाएगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सीएम फेस के उम्मीदवार भगवंत मान अब 16 मार्च को शपथ लेंगे, और उसके बाद आपको बता दें कि आज वो राज्यपाल से भी मिल सकते हैं और विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। और लगातार जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अब सभी मंत्री, जो 17 मंत्री बनाए जाएंगे, वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहकर काम करेंगे, बाकी 75 नाराज ना हो, सभी मंत्री होंगे। हमने कमेंट्स करी और कंक्लूड करी, और आम आदमी पार्टी पंजाब यूनिट के लेजिस्लेचर ग्रुप ने मेरे बड़े भाई सरदार भगवंत सिंह मान साहब को, पंजाब की आन बान और शान मान साहब को अपना नेता चुना है, सदन का नेता चुना है। और अब भगवंत मान साहब कल सुबह 10:30 बजे गवर्नर से मिलेंगे और समर्थन पत्र भी देंगे, और सरकार बनाने का जो क्लेम होता है उसके लिए मिलेंगे। ही विल स्टेक क्लेम टुमारो टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन पंजाब। राघव जी एक सवाल ਇਹ ਹੈਗਾ कि ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 17 ਦੇ 17 ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ 18 ਦੇ 18 चेहरे, देखिए ये साइड हो चुके हैं। कौन मंत्री होगा, शपथ कौन लोग लेगा, ये मुख्यमंत्री का प्रोरोगेटिव है। मान साहब की सरकार है, मान साहब तय करेंगे कि कौन शपथ लेगा, कब लेगा। मैं सिर्फ भगवंत मान साहब को, अपने बड़े भाई को, छोटे भाई होने के नाते, कोई पार्टी का पंजाब इंचार्ज या नहीं, एक छोटा भाई होने के नाते बड़े भाई को शुभकामनाएं देने आए थे। समागम खड़कर कला में करेंगे जी, और बहुत ही बड़ी मुझे लगता है पूरा पंजाब और शहीद आजम भगत सिंह हम सब के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है। केजरीवाल साहब, मान साहब के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है। तो हम खटखड़ कला की पावन धरती पे एक नया इतिहास रचना शुरू करेंगे और मान साहब पंजाब के सीएम बनेंगे। एक मेरी बेनती है, हंकार नहीं करना, किसी के घर मुड़े जाके ललकारा नहीं मारना। अपने वलंटियरों में भी कह दो, जिन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ नहीं पाइया
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਟੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਨੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਘਵ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਉਣੇ ਸੀ। मैं शीशा खोल लिया गड्डी को, हार पहनाए। एक बंदे ने एक गल कही बहुत ही टचिंग। वो कहता जी मान साहब असी मरे हुए लोग हाँ, सानू जिउंदे कर, लाशां तुरियां करदियां ने, इज्जत ही नहीं हुंदी किसी दी। जदों मर्जी पटवारी झिड़क दिंदा, जदों मर्जी कोई अफसर झिड़क दिंदा, जदों मर्जी पुलिस वाला थप्पड़ मार दिंदा, परिवार के सामने, बच्चे सामने इज्जत दे गई। कोई परचा कल्चर च नहीं पैना, कृपा करके। कि इन्हें मैनू ऐ कहा सी ये परचा कर लो, उन्होंने माफ कर दो यार, ठीक है भरावा, तेनों क्या तेन लोगों ने जवाब देता। एक मेरी होर बहुत इंपॉर्टेंट गल है, और ये कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहूँगा। मैं पहला भी तुहानूं कहंदा रहा, पहला मैं उन्होंने कहंदा रहा जिहड़े इलैक्टेड सी, पिछली टेन्योर हुण भी तुहानूं इलैक्टेड हो गए। तो आज राज्यपाल से मुलाकात कर भगवंत मान सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं, साथ ही कर सकते हैं। और साथ ही जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों पर जीत दर्ज करके एक नया इतिहास रच दिया है। तो फिलहाल अमित कुमार हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से इस खबर पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। अमित, जिस तरीके से अगर बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो आज भगवंत मान राज्यपाल से मिलेंगे और हो सकता हो वो आज सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, तो आगे की उनकी रणनीति को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बोले तो आज चंडीगढ़ पहुंचेंगे भगवंत मान सुबह 10:30 बजे, जैसा जानकारी मिल रही है, तो उन्हें राज्यपाल से मिलने का समय मिला है, जहां पे वो जाके अपनी सरकार बनाने का दावा देंगे। देखिए उनको पहले ही अगर हम कहें कि बकायदा जो सभी एमएलए मिल चुका है, जो उन्होंने विधायक दल की कल बैठक बुलाई थी उसमें उनको प्रधान भी चुन लिया गया है। आमतौर पे यही होता है कि मुख्यमंत्री प्रधान दल का ही जो अगर हम कहें कि जो मेंबर उनमें से होता है और जो प्रधान होता है वही होता है। तो चीज एक कंफर्मेशन ली गई थी कल, अगर हम कहें कि सभी विधायकों को बुलाया गया था, एक कंबाइंड मीटिंग ली गई थी तभी, ताकि सभी विधायक कंफर्टेबल हो सके एक दूसरे से, ये बात हो जाए, लोगों की ओपिनियन ली जाए, विधायकों से बात की जाए कि कैसा रिस्पांस आ रहा है, क्या रिस्पांस था, क्या लोगों का। अगर आप एक चीज बहुत ध्यान से सुने तो भगवंत मान ये चीज कहते नजर आए हैं कि हमारी प्रायोरिटी में हर कोई होगा। वो लोग जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, वो लोग जिन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया, हम उनके लिए भी काम करेंगे, हम उनके लिए भी एमएलए हैं। ये चीज पे उन्होंने जोर दिया। दूसरी चीज जो उन्होंने बहुत ज्यादा जोर देके बताई कि यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो चंडीगढ़ से नहीं चलेगी। आमतौर पर काफी ज्यादा देखा जाता था कि ज्यादातर विधायक चुने जाने के चंडीगढ़ में ही होते थे, और यहीं पर ही अगर किसी को कोई काम होता था चंडीगढ़ आके विधायकों से मिलते थे। पर इसके विपरीत भगवंत मान ने सभी अपने एमएलए को कहा है कि आपने अपने अपने हल्के में ही रहना है, और अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी चंडीगढ़ आना। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आम लोगों के बीच में ही रहने की कोशिश कर रही है। अपने गुडविल जो उन्होंने हासिल किया, जो लोगों की तरफ से उन्हें एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, उसको और ज्यादा जोर देने की कोशिश की जा रही है। तो वही ऑफकोर्स अगर एक बार जो चुन लिए गए हैं तो उन्होंने राज्यपाल को अपनी बहुमत साबित करनी होगी, सरकार बनाने का दावा देना होता है, ये सब प्रोटोकॉल्स के तहत है। तो आज 10:30 बजे जाके अपने पहले तो सरकार बनाने का दावा देंगे, उसके बाद राज्यपाल को इनवाइट करेंगे खट्टर कलां के लिए। फिर देखिए 16 तारीख को जो प्रोग्राम होना है वो चंडीगढ़ में नहीं होना, खट्टर कलां होना है, तो उसके लिए राज्यपाल को औपचारिक इन्विटेशन भी देना होगा, और वो शायद आज इसी के साथ दिया जाएगा। कल अगर हम बात करेंगे 13 तारीख को अमृतसर में, उससे पहले उनके शपथ ग्रहण समारोह से पहले बकायदा एक रोड शो किया जा रहा है, ताकि लोगों बीच में जो उन्हें सपोर्ट मिला, जो प्यार मिला, उस चीज को वो हाईलाइट कर सके और लोगों बीच में दोबारा एक बार जा सके। एज अ सीएम, एज एमएलए जो उनके साथ वो सब लोगों बीच में जाए, ताकि जो मेहनत है, जो गुडविल लोगों से मिल रही है, जो लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए वो उनको धन्यवाद कर सके। जी। लेकिन हमें जिस तरीके से अगर बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो
कल सीएम चन्नी ने इस्तीफा पेश किया था और उसके बाद से लगातार सियासी हलचलें तेज हो गई थी। लेकिन अब आगे का रोड मैप क्या होगा? जिस तरीके से भगवंत मान को समझा जाता है, जमीन से जुड़े हुए नेता उन्हें कहा जाता है और लगातार 2 बार वो सांसद रह चुके हैं, अब विधायक भी हैं और अब आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी होंगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि कोई भी जो भी उनका मंत्री होगा, जो भी उनके विधायक होंगे, वो चंडीगढ़ में नहीं रहकर काम करेंगे। तो ऐसे में क्या कुछ छवि समझी जाए आम आदमी पार्टी की? क्या जिस तरीके से दिल्ली मॉडल को लेकर वो बात करती हुई नजर आती थी, क्या दिल्ली मॉडल लागू करने के बाद पंजाब की जो तमाम परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, जो पंजाब की जनता ने उन्हें समझा, क्या वो दूर हो जाएंगी? ये देखिए, कई चैलेंजेस हैं। सीधे तौर पर अगर हम कहें कि डायरेक्ट दिल्ली मॉडल पंजाब में लागू नहीं हो सकते, इसके कई कारण हैं। चाहे हम बोले कि जो कर्जा देना है वो है, कई फंक्शनल चीजें हैं, कई टैक्स रिबेट्स है, कई चीजें हैं, जो फैक्टर्स भगवत मान को कंसिडर करने पड़े। इससे पहले वो लोग इन पावर में नहीं थे, पर अब वो सरकार में आ चुके, तो उन्हें हर एक चीज कंसिडर करनी होगी। चाहे वो स्टेट का बजट हो कि स्टेट के कितने पैसे अलॉट हुए हैं, किस किस चीज के लिए अलॉटमेंट हुई है और कहाँ से फंड्स डाइवर्ट किए जा सकते हैं। देखिए, दिल्ली मॉडल अगर इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए काफी ज्यादा फंड्स की जरूरत है। हमने कल विधायकों से बात की, विधायक पूरी तरह से पॉजिटिव है कि दिल्ली मॉडल पंजाब में लागू हो सकता है, पर उसके लिए पहले करप्शन रोकनी पड़ेगी। करप्शन रोकने से उनको फंड्स मिलेंगे, या फिर हम कहें जो रेवेन्यूज है, रेवेन्यू जो लॉस है वो घटेगा और रेवेन्यू आना शुरू होगा, और उसका इम्प्लीमेंट उस रेवेन्यू का इस्तेमाल करके पंजाब में जितने मॉडल्स की सुविधाएं, जो प्रोमिसेस होते हैं, उनको लागू किया जाएगा। बिल्कुल अमित, ये तो फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जिस उम्मीदों पर जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना है वो उन पर क्या खरी उतर पाती है या नहीं। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए एनबी न्यूज। तो ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। रुक लेते हैं खबरों की ओर और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की ओर रुक लेते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य का बजट चहुमुखी विकास को गति देगा। इसके एक साथ $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पूरा हो सकेगा और उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में राज्य की कई आपदाओं का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद राज्य को लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उप मुख्यमंत्री की तरफ से पेश किया गया बजट सभी माताओं और बहनों के विश्वास और समर्थन का गवाह है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे यकीन है कि लोग बजट स्वागत किए बिना नहीं रहेंगे। महाविकास अघाड़ी सरकार प्रदेश में 5 सूत्रीय विकास लागू करेगी। इसके तहत कृषि, स्वास्थ्य, मनुष्य बल विकास, परिवहन और उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य के सभी क्षेत्रों का विचार कर कृषि, उद्योग, आधारभूत मूलभूत सुविधाएं और विकास, विद्यार्थी, महिला बाल विकास, अनुसूचित जनजाति, साथ ही आदिवासी समाज, पुलिस जैसे सभी वर्गों को न्याय देने वाला यह बजट है। राज्य में आधारभूत सुविधा विकास को लेकर बड़े पैमाने पर निधि उपलब्ध कराई गई है। बजट में कृषि, संचार, स्वास्थ्य, मनुष्य बल विकास और औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्ष 2022-23 के बजट से विकास को नई गति मिलेगी और इसमें जल संपदा विभाग के विभिन्न परियोजनाओं के लिए भरपूर निधि उपलब्ध कराई जाएगी। बजट में 104 परियोजनाओं को पूरा करने का नियोजन किया गया है। विदर्भ की गसी खुर्द परियोजना के लिए लगभग 840 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। तो महाराष्ट्र में बजट पेश किया गया और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह बजट जो है वो तमाम लोगों के लिए चहुमुखी विकास के लिए। फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ अपडेट खोलकर क्या कुछ अहम चीजें हैं जो बजट में रखी गई हैं? जिस तरीके से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि तमाम चीजें सभी वर्गों के लिए बजट में पेश की गई हैं और उनको लागू किया जाएगा, जिससे प्रदेश की चहुमुखी विकास हो सके। सत्यप्रकाश जी बिल्कुल प्रियव्रत जी, देखिए महाविकास अघाड़ी द्वारा यह तीसरा जो है बजट पेश किया गया है, लेकिन इस बजट को लेकर जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, विपक्ष का सीधे तौर पे बताया जा रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार महाविकास अघाड़ी से 5 सूत्री बजट पेश किया, उसको विपक्ष ये कह रहा है कि पंच तत्व में विलीन होने वाला यह बजट है। न मनुष्य को फायदा होने वाला है, न जानवरों को फायदा होने वाला है, न किसी को फायदा होने वाला है।
ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि 5 सूत्रीय यह बजट स्वास्थ्य को लेकर, कृषि को लेकर, सड़क को लेकर, विकास को लेकर, यानी कि 5 सूत्रीय बजट है जिसमें सभी वर्गों के लिए विकास की राह खोलेगा और विकास बढ़ाएगा। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए, विपक्ष तो हमलावर है ही है, लेकिन उद्धव ठाकरे कहते हुए नजर आते हैं कि हमने सभी वर्गों का ध्यान रखा है और सभी चीजें, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बेहतर व्यवस्थाएं हो, चाहे क्राइम का रेट हो, इसको लेकर हमने सब कुछ ध्यान में रखा है और उसको लेकर तमाम बजट में चीजें रखी गई हैं। सत्यप्रकाश, देखिए प्रियव्रत जी, जब भी बजट पेश होता है, बजट के बाद जो क्रियान्वित किया जाता है, जिसको मूलभूत सुविधाओं के साथ जो अमली जामा पहनाया जाता है, उस पे बात डिपेंड करती है। आप बजट पेश करते हैं, लेकिन दरअसल पूरी जो आर्थिक स्थिति है वो अगर नहीं सुधरती है तो उस बजट का कुछ लेना देना नहीं रह जाता है। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि महाराष्ट्र में महानगर पालिका का जो बजट होता है वो करोड़ों का होता है, लेकिन करोड़ों का बजट होते हुए भी महानगर पालिका में तमाम तरह की धांधली और तमाम तरह की चोरियां सामने आती है। तो जाहिर तौर पर विपक्ष भी इसी को आधार मानते हुए यह आरोप लगा रहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ जो तीसरा बजट 2022 और 2023 का जो बजट पेश किया गया है वह जो है लोगों को बेवकूफ बनाने वाला बजट है, पंचतत्व में विलीन होने वाला बजट है। ऐसे में इस बजट से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कहते हैं कि $1 ट्रिलियन का जो है आर्थिक विकास को बल देने वाला यह बजट है। लेकिन $1 ट्रिलियन सत्यप्रकाश कोई छोटी मोटी राशि नहीं होती अगर बात कर ली जाए, और मुंबई और महाराष्ट्र के लिए अगर बात कर लें तो ये राशि बिल्कुल ठीक और सटीक साबित होगी, क्योंकि जो आबादी है मुंबई और महाराष्ट्र की, उसमें $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य रखा गया है वो कहीं ना कहीं उद्धव सरकार की एक अच्छी पहल भी कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर पिछले 2 सालों की उठा के बात कर लें तो लगातार महाराष्ट्र को एक कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से, महाराष्ट्र पूरे देश के साथ महाराष्ट्र को भी कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से जूझना पड़ा। लेकिन अगर हम बात कर लें तो पूरे देश से ज़्यादा असर हमें मुंबई और महाराष्ट्र में ही देखने को मिला है। तो ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के लिए, साथ ही उद्धव सरकार के लिए तमाम चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आती हैं। सत्यप्रकाश, बिल्कुल सही है। देखिए, देश में जब कोरोना काल अपना विकराल रूप ले रहा था, उस दौरान मुंबई महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित था। ऐसे में सरकार की जो है, सरकार ने शपथ भी उसी वक्त लिया था। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर थी। महाराष्ट्र सरकार ने उसको बखूबी निभाया भी, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन अगर बजट की बात की जाए तो महाराष्ट्र सरकार ये सीधे तौर पर कहती है ये घाटे वाला बजट है। यानी कि महाराष्ट्र में जो आय के अनुसार जो बजट होता है वो 4,03,427 करोड़ का है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने इस बार 4,27,372 करोड़ का बजट दिया। तो जाहिर तौर पर यह बजट कहीं ना कहीं सत्यप्रकाश, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ बजट रहता है और इसके क्या कुछ रिएक्शन होते हैं, ये आने वाले साल में बिल्कुल सटीक साबित होगी। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते खबरों की और हमारे साथ संवाददाता मुंबई से हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सत्यप्रकाश, अगर समझने की कोशिश की जाए तो बजट की मूलभूत सुविधाओं को लेकर क्या समझा जाए? क्या इस बजट में जिस तरीके से महाराष्ट्र की आबादी है, जिस तरीके से महाराष्ट्र की परेशानियां हैं, क्या उसको निपटने के लिए पूरी तरीके से उद्धव सरकार ने तैयारी कर ली है या नहीं? देखिए, बिल्कुल प्रियव्रत जी, महाराष्ट्र सरकार ने हर वर्ग का नाम लिया है।
महिला वर्ग के लिए, पुरुष बल वर्ग के लिए, मत्स्य विभाग के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, ग्रामीण इलाके में जो तमाम किसान वर्ग है उनके लिए है। इसके अलावा किसानों से जुड़ी तमाम जो जरूरतें हैं उनके लिए बजट है। दूसरी तरफ मत्स्य विभाग से लेकर रोड जो मरम्मत का जिम्मेदारी है उसको ले भी उन्होंने गिराया है। तो जाहिर तौर पर चौमुखी विकास की बात तो महाराष्ट्र सरकार कर रही है, लेकिन अमली जामा जब पहनाया जाएगा तो इसको लेकर कितनी खर्च किए जाते हैं, कितने बजट जो है सामने आम जनता के सामने आते हैं, वो इंपॉर्टेंट बात होती है। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश किया है, जिसमें बताया कि 5 सूत्रीय बजट है, जिसमें मनुष्य बल, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों से जुड़ी हुई जो बजट है, जिसमें सभी वर्गों को इसका विशेष फायदा होगा। फिलहाल मुंबई पुलिस के अलावा आम मुंबई करों को भी इस बजट से विशेष फायदा होने की उम्मीद जताई है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है तो उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कहीं ना कहीं बजट में कमी जरूर रह गई है सत्यप्रकाश। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उस पे विपक्ष यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि जिस परियोजना को शिवसेना बीजेपी ने उस वक्त जो है उद्घाटन किया था या उस परियोजना का नाम रखा था, उसकी नींव रखी थी, उसी परियोजना को महाराष्ट्र सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार एक बार फिर से जिंदा करके ये बता रही है कि उसके बजट में आता है, जबकि ऑलरेडी उसको शुरुआत हमने की है। तो इस तरह की जानकारियां जो है देवेंद्र फडणवीस के द्वारा दी गई है। और दूसरी बात, उन्होंने जो पंचसूत्री बजट की बात कही है वह बजट बिल्कुल बेकार है और ये झूठा साबित होगा, क्योंकि इसमें न किसानों को फायदा होने वाला है, न आम जनता को फायदा होने वाला है, न मुंबई करों को फायदा होने वाला है। यानी कि यह बजट जो है पंच तत्व में विलीन होने वाला है, 5 सूत्री बजट नहीं है। लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है यह देवेंद्र फडणवीस जी ने नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बताया कि यह बजट घाटे का बजट। लेकिन सत्यप्रकाश, जिस तरीके से मुंबई में बात कर लें तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की आजीविका जो है वो रेहड़ी पटरी और इन सभी चीजों से जुड़ी हुई है, तो उनको लेकर बजट में क्या विशेष है? देखिए, कोरोना काल के दौरान आज भी काफी लोग बेरोजगार हो गए हैं, काफी लोग अपने पैतृक गांव चले गए हैं, काफी लोग जो मुंबई में हैं उनकी नौकरियां नहीं है। अब ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की यह जिम्मेदारी है कि किस तरह से आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाया जाए, मुंबई करों को एक कम से कम रोजगार सहित जो है उनको नौकरी दिया जाए। लेकिन इस तरह की अभी तक स्थिति नहीं बनी है। हालांकि सरकार जरूर ये कर रही है कि 2022 और 23 के बजट में आम मुंबई करों के, आम जनता को, महिलाओं को, मुंबई पुलिस को और तमाम जो विभाग है उनको फायदा होने वाला है। लेकिन ये फायदा किस तरह का होगा इस पर जो है कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार के तमाम जो अधिकारी बैठे हैं उन्हें फोकस करना चाहिए कि किस तरह से लोगों को फायदा होगा। बिल्कुल सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी के लिए, साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश। तो जिस तरीके से बात की जाए तो महाराष्ट्र सरकार ने बजट पेश किया और उसको लेकर विपक्ष लगातार इसे पंचतत्व में विलीन होने वाला बजट बता रहा है और लगातार आमने सामने महाराष्ट्र सरकार और विपक्ष हैं। तो चलिए रुक लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ऐतिहासिक वापसी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कैबिनेट मंत्रियों पर अपना विश्वास आवास पर बुलाया और 2022 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ये पहली बैठक हुई और बैठक में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री लालजी टंडन और मंत्री अनिल राजभर के साथ कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी पहुंचे। तो वहीं बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल अर्पण कर उसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना त्यागपत्र सौंपा। इसके साथ ही अगली सरकार बनाने का प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। इस बार बीजेपी सरकार की सत्ता में वापसी के कई मायने निकाले जा रहे हैं, कई मिथक टूटे तो कई मुद्दे गायब नजर आए। जिस लखीमपुर खीरी जिले में तिकोनिया हिंसा हुई वहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप मारते हुए 8 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी ने 23 जिलों में क्लीन स्वीप मारा है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर मंडल के कई जिले हैं, तो साथ ही बुंदेलखंड और अवध के कई जिलों में शामिल है। बीजेपी 23 जिलों में 121 सीटों पर जीती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 5 जिलों में क्लीन स्वीप मारा है। इसमें सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ भी शामिल है। तो बीजेपी ने जिस तरीके से प्रदर्शन दिया है उससे सभी लोग गदगद हैं।
273 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और लगातार जिस तरीके से बात की जाए तो कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए एनबी न्यूज। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक लेते खबरों की ओर। तो यूपी में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से जीत दर्ज की और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल इस्तीफा सौंप दिया था आनंदीबेन पटेल राज्यपाल को, और आज हो सकता हो वो आज एक और बैठक करें और उसमें तमाम चर्चाएं करें और मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। फिलहाल अनुज तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनुज, जिस तरीके से बात की जाए तो बीजेपी ने एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो क्या कुछ समझने की कोशिश की जाए, जिस तरीके से अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना इस्तीफा सौंपा है और इसको लेकर अगर ये बहुमत मानी जाए तो ये प्रचंड बहुमत है और 23 जिलों में बीजेपी ने जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया है, इतिहास रचा है, ये भी अब देखने वाली बात होगी। तो अनुज, अगर योगी आदित्यनाथ ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है तो जिस तरीके से अगर यहाँ पर समझने की कोशिश की जाए तो कब उनके शपथ ग्रहण समारोह की खबरें हैं, कब वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं, कब उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा, ये देखने वाली बात होगी। अनुज, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? क्षमा चाहूंगा प्रीव्रत जी, कृपया अपना सवाल पुनः दोहराएं। अनुज, जिस तरीके से अगर समझने की कोशिश की जाए, कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था और मंत्रियों की बैठक थी और कहा जाता था कि जो मंत्री हैं, जो पुराने योगी सरकार के मंत्री थे, वो सभी मंत्री इसमें शामिल थे। तो अब जो नया गठन होगा उसमें क्या कुछ तस्वीरें साफ होती नजर आ रही हैं? क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल प्रीव्रत, जिस तरह से स्थितियां स्पष्ट हुई हैं, जो जनाधार, जो जनादेश मिला है बीजेपी को, उसके हिसाब से कल की डेट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना इस्तीफा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौंपा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अभी वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के पद पर तो काम करते रहेंगे, लेकिन कैबिनेट मीटिंग जो थी, वो जो पुरानी 2017 की जो सरकार बनी थी, उस कैबिनेट की आखिरी मीटिंग कल की गई थी और भाजपा कार्यालय में, उसके अलावा सीएम आवास में भी सक्रियता बहुत तेजी से बढ़ी रही। लोगों को इस बार भी उम्मीद थी कि जो पुराने मंत्री थे वो इस बार भी मंत्री दोबारा बनेंगे। लेकिन एक चीज इसमें अहम बात है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि जिस तरह से निषाद पार्टी है और जिस तरह से अपना दल एस ने अपनी सीटें लेके आई हैं, तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में इस बार मंत्री पदों की संख्या बढ़ सकती है। इन पार्टियों से कुछ ना कुछ विधायकों को निकाल करके मंत्री पद दिया जा सकता है। कुछ नए दावेदार भी इस मंत्री पद की होड़ में लग गए हैं। हालांकि कुछ ऐसे पुराने भी मंत्री हैं, जैसे अगर हम कानपुर से सतीश महाना का नाम ले लें तो उन्होंने 8वीं बार अपना जीत का जो परचम लहराया है प्रदेश के अंदर, उससे कहीं ना कहीं वो तीसरे स्थान पर पहुंच गया। अभी तक ये लगातार 8वीं बार जीत का जो तमगा था वो क्या नाम है, सुरेश खन्ना के पास था और इसके अलावा कांग्रेस के प्रमोद तिवारी के पास था। लेकिन माना जी ने भी जिस तरह से 8वीं बार जीत दर्ज करी, वो जीत दर्ज करने के बाद माना जी ने भी मंत्रिमंडल में अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। लेकिन ये जो मंत्रिमंडल बनाया जाएगा इस बार का, इसमें कोई शक नहीं है प्रीव्रत की इस बार के मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे भी शामिल किए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से देखिए पुराने मंत्रिमंडल की हम बात करते हैं तो दारा सिंह थे, वो भी मंत्रिमंडल में थे लेकिन पार्टी को छोड़ करके चले गए। केशव प्रसाद मौर्य थे जो पार्टी छोड़ करके चले गए। तो वो जो सीटें खाली हुई हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपको मैं क्षमा चाहूंगा स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूं मैं, क्षमा चाहूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य भी छोड़ करके चले गए, तो उनकी भी सीटें जो खाली हुई, तो उस जगह पर जो नए लोग आए उनकी भरपाई हो सकती है। और जिस तरह से 272-73 सीटें जो मिली है, एक तिहाई बहुमत जो बीजेपी को मिला है, इस बहुमत के लिए बीजेपी पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम कानपुर की बात करते हैं, देखिए जो कानपुर में 2017 का निर्णय आया था चुनाव के बाद, बिल्कुल वही निर्णय इस बार भी दोहराया गया है। कानपुर में 10 विधानसभाओं में से 7 विधानसभाएं बीजेपी के पक्ष में गई हैं, जबकि 3 विधानसभा
समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई हैं। और ये तीनों विधानसभा मैं आपको बताना चाहूंगा मुस्लिम क्षेत्र की रही हैं, चाहे वो सीसामऊ विधानसभा वहां भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, चाहे वो आर्यनगर विधानसभा वहां भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इसके अलावा जो सबसे कड़ी टक्कर रही, कांटे की टक्कर, वो कैंट सीट पे रही। कैंट सीट में हसन रूमी को सपा सीट पार्टी प्रत्याशी खड़ा किया था, जबकि रघुनंदन सिंह भदौरिया भारतीय जनता पार्टी के थे। अंतिम निर्णय पर रघुनंदन सिंह भदौरिया लगभग 20,000 वोटों से हारे और हसन रूमी ने वहां पर जीत दर्ज करी। यहां से पिछली बार कांग्रेस ने जीत दर्ज करी थी और सोहेल अंसारी यहाँ के विधायक थे पूर्व में, जो इस बार कांग्रेस के हाथ से उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर की जो सीट थी वो भी हाथ से निकल गई। तो जो देखिए जो समीकरण बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल स्पष्ट है और इस पूरे समीकरण में बसपा और कांग्रेस को बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ तक कि पहली बार ऐसा देखा गया 90 के दशक के बाद पहली बार ऐसा देखा गया है कि बसपा जैसी पार्टी को 2.5 अंक तक का भी वो बहुमत नहीं मिला, मतलब वोट नहीं मिला कि उनको 2.5 अंक तक की भी उनके प्रत्याशी जीते हों। ये 90 के दशक के बाद की बात करना है। और 2022 का जो चुनाव हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ प्रियव्रत, ना 2012 में हमने इस तरह का चुनाव देखा था, ना हमने 2017 में इस तरह का, क्षमा चाहूंगा 2016-17 में भी इस तरह का चुनाव नहीं देखा था। तो ये जो चीजें हैं, और रही अगर मंत्रिमंडल की बात, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि हमने जो मैनिफेस्टो जारी किया था, हमने जो अपनी चीजें लिस्ट जारी करी थी कि अगर हम जीत के आते हैं तो हम सत्ता में रह करके ये करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि पहले ही कैबिनेट मीटिंग से हम इस चीज को संकल्प की तरह से लेकर के चलेंगे। पहली कैबिनेट मीटिंग अगर जैसे ही सरकार हमारी बन रही है और शपथ ग्रहण समारोह उम्मीद करी जा रही है कि 15 तारीख के आसपास शपथ ग्रहण समारोह मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ का हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ये भी है कि होली से पहले, क्योंकि होली लगी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर होली का महत्वपूर्ण त्योहार माना जा रहा है, तो उसके हिसाब से देखा जा रहा है कि होली से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत कर लिया जा सकता है और उनको मुख्यमंत्री पद भी दिया जा सकता है। और इसमें क्षमा चाहूंगा, इसमें अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं, इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हो सकते हैं। तो कई बड़ी हस्तियां भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की अभी तक सूचना आई है। प्रियव्रत, लेकिन अनुज, जिस तरीके से बातों को समझा जाए, समझने की कोशिश की जाए तो कई जिले ऐसे हैं जिसमें बीजेपी ने क्लीन स्वीप की है, और क्लीन स्वीप अगर हम लखीमपुर खीरी को उठाकर देख लें तो 8 की 8 विधानसभा सीटें सीएम योगी और बीजेपी ने जीती हैं। तो इससे लगता है जिस तरीके से तिकोनिया में जो हिंसा हुआ था, जो लखीमपुर खीरी अभी हिंसा हुआ था, तो कहीं ना कहीं लोग बीजेपी की जो गलत नीतियां हैं उनसे ज़्यादा अच्छी नीतियों से प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। अनुज जी बिल्कुल, देखिए प्रियव्रत, इस बार जो जनता ने निर्णय लिया है तो जनता ने सीधा संदेश ये दिया है कि एक बेहतर और अच्छे विकल्प के अलावा हम बदलाव पसंद नहीं करेंगे। अगर बदलाव चाहिए सरकार में तो एक बेहतर विकल्प होना चाहिए जनता के सामने। एक कोई अच्छा विकल्प रख करके कोई भी पार्टी आएगी तो जनता उसके बारे में सोचेगी। देखिए जो 3 चुनाव हुए थे, 2017 का हुआ, 2019 का हुआ, फिर 2022 का, तो ये जो गठबंधन की राजनीति हुई है 2017 में, देखिए कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी की गलबैयां हुई थी, लेकिन वो भी पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुई। 2017 में मुखी खाने की पड़ी गठबंधन पार्टियों को। इसके अलावा 2019 में देखें तो 2.5 दशकों से जो 2 पार्टियों के बीच में विरोध चल रहा था, मैं बात कर रहा हूं बहुजन समाज पार्टी की और भारतीय समाजवादी पार्टी की, बीएसपी और सपा का जो 1.5 दशक से आपस में तनाव था, उस तनाव को भूल करके 2019 का चुनाव लड़ा गया, लेकिन उसमें भी उनको कोई खास सफलता हासिल नहीं हुई। 2022 में समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं, जयंत चौधरी को लेकर के, उसके अलावा सपा को, क्षमा चाहूंगा, सुभाषपा को लेकर के छोटे दलों को साधने की कोशिश करी गई और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का प्रयास किया गया। उस भी कोई ज्यादा अच्छा असर नहीं देखने को मिला और बस इतना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने जो छोटी मोटी सीटें थी वो खोई हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं 2017 में तो 300 के ऊपर, 300 प्लस 323 के आसपास और 325 के आसपास सीटें आई थी 2017 में, लेकिन 2022 में लगभग 272, 273 तक सिमट गई हैं। लेकिन ये जो गठबंधन की राजनीति रही इस बार 2022 से और 2019 में और 2017 में, ये गठबंधन की राजनीति पूरी तरह से सफल नहीं साबित हुई। प्रदेश की जनता ने सीधा सीधा बता दिया है
कि अगर आपको सरकार बदलनी है, अगर वापस दोबारा आना है सत्ता में, तो कोई एक बेहतर विकल्प लेके आइए, कोई एक बेहतर चीजें लेके आइए, क्योंकि अब महंगाई ही केवल एक मुद्दा नहीं रहेगा। महंगाई की वजह से देखिए बात हो रही थी कि महंगाई हो सकता है बीजेपी सरकार महंगाई के कारण बीजेपी सरकार चली जाए, लेकिन जिस तरह से जनता ने जनादेश दिया है, जनता कह रही है हमें सुरक्षा भी चाहिए, हमें वो सारी मूलभूत जरूरतें चाहिए, और उससे हल्ला घट करके इस बार जो धर्म और जाति की राजनीति हुई है, देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो कुछ ऐसी पार्टियां हैं, कुछ ऐसे स्थान जैसे रामपुर सीट ले लीजिए, या जहां पर ऐसी जगह रही है जहां पर मुस्लिम बाहुल्य रहा है, तो वो साइकिल जो खींची गई है वो मुस्लिम वोट की वजह से साइकिल खींच के वहां तक पहुंची है, ना कि कोई और अन्य समुदाय की वजह से पहुंची है। बिल्कुल अनुज, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से योगी सरकार पर भरोसा जताया जनता ने फिर से, तो कैसे ये 5 साल अगले जनता के कटेंगे और क्या कुछ इसमें अहम फैसला निर्णायक घड़ी योगी सरकार निभाएगी। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए साथी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुज। तो जिस तरीके से अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ को अगले 5 साल के लिए फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाएगा और उन्होंने कल अपना इस्तीफा पेश किया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सामने और कैबिनेट की बैठक भी हुई और कह सकते हैं कि योगी सरकार की जो पिछली योगी सरकार पार्ट 1 थी उसकी आखिरी बैठक थी और इसमें तमाम मंत्री मौजूद रहे। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि होली से पहले क्या सीएम योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं या नहीं। तो फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।